ये टॉपिक हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ कॉमन टॉपिक हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड यानी रीड से संबंधित हो, वो सभी इसमें टॉपिक आपको मिल जाएंगे मोस्टली। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस में। क्वेश्चन नंबर 108 है कि टोली शिक्षण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है। इन चार ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं, तो इसे ही बोलते हैं टोली शिक्षण। इंग्लिश में कहते हैं टीम टीचिंग। और इसका प्रारंभ हुआ था यूएसए में यानी अमेरिका में 1956 में। इसे प्रारंभ करने वाले थे लेक्सी गटन। ठीक है, ध्यान रखना है, ये प्रारंभ किया गया था इन्हीं के द्वारा 1956 में। और कहाँ पे? यूएसए, अमेरिका में। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली कम बनते हैं कि किसने प्रारंभ किया था, लेकिन ये टोली शिक्षण की विशेषताओं में आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। तो इस चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो नन कन्वेंशनल नामक किसी भी अवस्था की कोहलबर्ग ने बात नहीं की है। उन्होंने बात की है प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल जिसे हम परंपरागत बोलते हैं, और एक होती है पोस्ट कन्वेंशनल जिसे पश्च परंपरागत बोलते हैं। आपको मालूम होगा ये 3 तो लेवल थे आपके। इन्हीं 3 लेवल में प्रत्येक लेवल की 2 स्टेज हुआ करती थी, तो इस प्रकार इसमें 6 तो स्टेज थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी स्टेज थी, तो 6 स्टेज और 3 लेवल यानी 3 लेवल थे। तो इसमें से हमें पूछा है नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है। तो इनमें से अगर 4 ऑप्शनों को देखें तो आप 1 नंबर पे जा रहे हो। 1 नंबर नहीं होगा, इसमें राइट आंसर होगा 2 नंबर, विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है जो 111 नंबर के मूक का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो हम इनमें से जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पर, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके थ्रू क्या होता है कि जो वर्ल्ड हो या आपका राष्ट्र है या आपका राज्य है या लोकल एरिया है, ये सभी आपसे ऑनलाइन स्टडी करते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये उसी से संबंधित है मूक। नेक्स्ट नंबर 112 है कि सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है। तो ये 4 ऑप्शन थे जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा अपसारी। जानते होंगे आप कि इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, आउट ऑफ बॉक्स भी बोलते हैं, पार्सुलेटरल भी बोलते हैं, तो बहुविध भी बोल देते हैं, तो इस प्रकार इसके नाम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 इस प्रकार पूछा है कि कौन सा अधिगम स्थानांतरण एक सिद्धांत नहीं है, यानी जहाँ पर लर्निंग का ट्रांसफर नहीं होता है उसमें से एक सिद्धांत है पूछा है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शनों में से समरूप तत्व का सिद्धांत है, ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। तो इन 4 ऑप्शनों में से देखें तो वो राइट आंसर हो जाएगा समायोजन। ये आपकी रक्षा युक्ति नहीं है। समायोजन की आप इंग्लिश देखो, यहाँ पर दे रखा है अकोमोडेशन। ये आपके चीन प्याजे के 2 शब्द थे, एक तो एसिमिलेशन था और एक एकोमोडेशन। ये एकोमोडेशन एक योग्यता होती है, तो हम कहेंगे ये आपकी एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है समीपस्थ विकास का संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सिंपल था जेड-पी-डी आपके वाइगोस्की से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि सहकारी अधिगम व्यू रचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया है। हम बात करेंगे जैसे कि इसमें इंग्लिश दे रखी है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, तो ये आपके निर्मितवाद से संबंधित है, जिसमें आपने देखा होगा आपके वाइगोस्की आते हैं, जेन और ब्रूनर आते हैं, और आपके चीन प्याजे, ये मोस्टली निर्मितवाद को फॉलो करते हैं और इसे बढ़ावा भी देते हैं। तो यही पूछा था अधिगम सिद्धांत बल देता है कौन सा, वो निर्मितवाद देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 117 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आवासीय अधिगम वातावरण का रूप नहीं है। हम कहेंगे इसमें से जो आपके विचारात्मक या विवेचनात्मक अधिगम होता है, यानी जिसे रिफ्लेक्टिव लर्निंग बोलते हैं, ये आपकी एक आवासीय अधिगम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 तक निम्नलिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंध या प्रणाली, जिसे प्रक्रम भी बोल सकते हैं, एलएमएस का एक प्रकार नहीं है। एलएमएस का एक प्रकार नहीं है तो वो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, वो आपका एक एलएमएस का एक प्रकार नहीं है, बाकी सभी प्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है
कि रिचर्ड सचमैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान प्रतिपादित किया गया था, यानी कौन सा मॉडल दिया गया था रिचर्ड सचमैन के द्वारा। तो ये आपके पूछताछ प्रतिमान है ना, वो दिया गया था आपके रिचर्ड सचमैन के द्वारा। यानी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान इंग्लिश में देखें तो आसान है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, ये आपके सचमैन से संबंधित है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा था, क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है, यानी इनमें से बताना है अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार कौन सा होगा। हम कहेंगे संकेतात्मक कूटभाषा द्वारा संप्रेषण, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 था, कौन सी संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है। तो इसका मतलब मुद्रित सामग्री होगी, तो मुद्रित सामग्री है वो आपके समाचार पत्र हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे मुद्रित सामग्री में और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि शब्दकोश हो गया, एटलस हो गया, और इसके अलावा जो अमुद्रित सामग्री में जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये 92 नंबर। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम या सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है, यानी उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। इन अगर 4 ऑप्शनों को देखें, अभ्यास का नियम ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आता है, प्रभाव का नियम ये भी मुख्य नियम में आता है, और आपके तत्परता का नियम ये भी आपका मुख्य नियम में आता है। ये अनुक्रिया का नियम है, ये थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। हमसे यही पूछा है कि कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपको मालूम होगा थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे, तो इनमें से 3 ऑप्शन थे वो आपके मुख्य नियम से आधारित थे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिपादित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विमा या आयाम जीपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई है। आपको मालूम होगा गिलफोर्ड के द्वारा 3 आयाम बताए गए थे या 3 घटक बताए गए थे। वो घटक थे OCP, यानी क्रम भी यही होता है, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, संक्रिया जैसे ऑपरेशन बोलते हैं, प्रणाली ये सिस्टम है, अब इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जैसे विषय वस्तु है, जैसे हम कंटेंट बोलते हैं, और लास्ट में है उत्पाद। OCP का मतलब ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट ये है, यानी 1, 3, 4 ये आपके कह सकते हैं गिलफोर्ड के द्वारा 3 घटक दिए गए थे। जो प्रणाली है ना, यानी जिसे हम सिस्टम बोलते हैं, ये उत्पाद का भाग होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा OCP यानी संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद ये मुख्य घटक थे, और जो उत्पाद के अंतर्गत आती है प्रणाली, जिसे इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, और ये इस प्रकार पूछा है, किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ये 4 ऑप्शन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्नर, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में, यह विश्वास है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य के परिणाम में। ये परिभाषा मोस्टली परीक्षाओं में रिपीट होती है, तो अच्छी परिभाषा है। तो ये आपके स्पीयरमैन से संबंधित है। आप के निम्नलिखित में से कौन सा पद या शब्द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता है। आप ध्यान से देखें, जैसे कि इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, यानी जो कार्य प्रणाली अधिगम होता है वो आपके अनुप्रयोग में नहीं आता है। जैसे ये है सहायक अधिगम, जिसे हम इंग्लिश में ध्यान रखना है, ये CAL बोलते हैं, और थर्ड ऑप्शन है उसे बोलते हैं CML, ठीक है, और लास्ट है CMI। ये 3 प्रकार हैं जो आपके कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनका उपयोग रहता है, जैसे कार्य प्रणाली है इसका उपयोग नहीं रहता है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा होगा। सिंपल ही क्वेश्चन था, आपके जो टेलीविज़न है या टीवी है वो आपका श्रव्य दृश्य सामग्री का एक उपकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है, यानी उपागम का मतलब अप्रोच से होता है, तो इसमें संबंधित नहीं होगी, वो हो जाएगी प्रणाली मॉड्यूल। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो सब सही हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है वो 1 नंबर ऑप्शन है, उसके अलावा बाकी सभी सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है CAI से, अभी हमने देखा था कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति में होता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 101 है। तो CIET का पूरा नाम क्या है, तो हमें बताना है। तो हम कहेंगे इसमें से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते होंगे जो स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है और एक सब्जेक्ट मैटर होता है जिसे हम विषय वस्तु बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन निम्नलिखित में से किसके विचार पर आधारित था। तो ये 4 ऑप्शन थे, सिंपल था, ये स्किनर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद उपागम का प्रकार है। निर्माणवाद की बात करें तो इसमें 3-4 मनोवैज्ञानिक आते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आंसर देंगे तब हम 1 नंबर पे जाएंगे। सामाजिक, आपने अगर नाम सुना हो सामाजिक, ठीक है, शॉर्ट में कर देते हैं निर्माणवाद। निर्माणवाद ये किसने दिया था, तो सामाजिक की बात आती है तो ये आप ध्यान रखना है वाइगोस्की से संबंधित है, और वाइगोस्की से संबंधित है तो ये सामाजिक निर्माणवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन, आपके वाइगोस्की। तो इस वजह से हम 1 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट है 105 नंबर का स्वमूल्यांकन निम्नलिखित में से किस किस सिद्धांतों पर आधारित है। स्वमूल्यांकन ये आपके लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम ये मानते हैं कि ये किस जो वाद है, वाद का मतलब यहाँ पे व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद या प्रयोजनवाद। तो हम जाएंगे निर्माणवाद। निर्माणवाद वही रचनावाद है एक तरह से। तो ये यही कहते हैं कि बच्चा खुद करके सीखता है, तो जो भी अनुभव करता है तो उसके आधार पर वो अपना स्वमूल्यांकन कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 यानी भार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है। हम कहते हैं लर्निंग विदाउट वर्डन, ये आपकी यशपाल समिति से संबंधित है। ये समिति दी थी 1993, यानी 1993 में यशपाल समिति आई थी। इन्होंने कहा था जो बच्चों का लर्निंग है, प्रोसेस है, वो विदाउट वर्डन होना चाहिए, यानी बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार का ये यशपाल समिति से संबंधित था क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके साथ है कि अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम विषय में सही है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर बात करें व्यवहारवाद या व्यवहारात्मक या व्यवहारवाद की, या व्यवहारवाद जो भी सिद्धांत रहे हैं, आप देखोगे तो उनमें एक चीज़ कही है, ये वही दर्शन की बात करते हैं और वस्तुनिष्ठ विधियों को ये फॉलो करते हैं, साथ ही साथ ये ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार का कथन है वो 3 नंबर है। ये 2-3 विशेषता बताई है, उसी आधार पर है कि वस्तुनिष्ठता के तरीके से ये ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करते हैं और उसका मापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार एक कह सकते हैं कथन अधिगम के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।